हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनीता गाइड। आज हम इस वीडियो में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में सारा डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियोस में मैंने आपको एडमिशन्स के बारे में, रिटायरमेंट के बारे में बताया था। आज हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है और जिसे हम हिंदी में विघटन भी कहते हैं, वो उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसकी कंसेप्चुअल एरिया को भी समझेंगे। देखिए, मैं ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाती हूँ और चाहती हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए और अगर आपको पसंद आती है और आपको लगता है कि ये वीडियो और स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपके कुछ सजेशंस हैं, आप मेरी वीडियो को और इम्प्रूव करना चाहते हैं या मैं और यूजफुल वीडियो आपके लिए लाऊँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिए अपने सजेशंस। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोस आपके तक पहुंचती रहे तो आप मेरे जो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे लगता है कि आप मेरी वीडियोस को व्यू तो करते हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। एंडिंग ओनली आई एम गोइंग टू अपील यू। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम शुरू करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जब पार्टनर्स में जो रिलेशनशिप में वो डिसॉल्व हो जाते हैं तो उसके बाद जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स में लीड टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या क्या अकाउंटिंग टर्म्स होंगे और डिसॉल्व कैसे होती हैं पार्टनरशिप फर्म, उसके बारे में सारा वो मोड्स देखेंगे। और इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन और पार्टनर्स के डिसोल्यूशन में क्या डिफरेंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एनी चेंज इन रिलेशन ऑफ पार्टनर इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। Thus in all these cases there a partnership is reconstituted। इसमें आपने कॉन्स्टिट्यूट अभी करनी है, पार्टनर्स के बीच में सिर्फ रिलेशंस खत्म हुए हैं एंड दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। Hence in dissolution of partnership the firm continue constituted firm, while in case of dissolution of partnership firm, when there is dissolution of partnership between all the partners of a firm, that is called dissolution of the firm. In the case of dissolution of firm, the business of the firm is closed down and its affairs are wound up. अफेयर जो है वो खत्म हो जाते हैं और जो एसेट्स हैं उनको हम रियलाइज करते हैं और जितने भी पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटीज होती हैं उसे हम पेड ऑफ कर देते हैं। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जो आपका टर्मिनेशन हो जाता है बिजनेस का पार्टनरशिप में, वो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में होता है, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में इट डज नॉट अफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए बिजनेस। इसमें आप बिजनेस जो है आप आगे रिकॉन्स्टिट्यूट करके आगे बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसमें जो है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में वाइंड अप कर देते हो आप फर्म को और इसमें जो है आपको एसेट्स रियलाइज करने पड़ते हैं और अपनी लायबिलिटीज और डेट्स को जो है वो सेटल डाउन करना पड़ता है। जबकि इसमें जो रिकॉन्स्टिट्यूट करते हो आप फर्म को और इसमें जो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। तो मोड्स जो है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के वो यहाँ आपको बताए हैं मैंने। यहाँ पर देखिए डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट फर्स्ट है सेक्शन 40। इसमें वो कह रहा है कि ऑल पार्टनर गिव कंसेंट टू इट। सभी की मर्जी से पार्टनरशिप जो फर्म है उसको डिसॉल्व किया जाता है। सेकेंड है इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में, सबके बीच में एग्रीमेंट हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली आप फर्म को क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। अब है सेकंड कंपल्सरी डिसोल्यूशन। इसमें पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है या पार्टनर किसी इलीगल बिजनेस में जो है इन्वॉल्व है, देन इन दैट केस आल्सो देयर विल बी कंपल्सरी डिसोल्यूशन बाय हैपनिंग ऑफ सम इवेंट। कुछ ऐसा इवेंट है जैसे डेथ हुई है या आपकी जो टर्म्स है पार्टनरशिप फर्म की वो खत्म हो गई है या आपका जो प्रोजेक्ट जिस कार्य के लिए आपने पार्टनरशिप शुरू की थी वो वेंचर खत्म हो गया है, देन इन दैट केस आल्सो द पार्टनरशिप फर्म विल बी डिसॉल्व। अब इसके अलावा बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट के ऑर्डर से भी आपको पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। उसमें आ जाता है कि अगर पार्टनर जो है अनसाउंड माइंड का है या फिर in case of he is performing those duties which he is not able to perform, in case of he is incapable of performing duties, misconduct by partner।
किसी भी पार्टनर ने किसी भी प्रकार का चीटिंग की है या कोई स्कैम है या कोई फ्रॉड है या कोई मिसकंडक्ट है, इन दैट केस आल्सो बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट पार्टनरशिप फर्म विल बी डिसॉल्व। अब आगे है बाय नोटिस। इन दिस केस, इन केस ऑफ पार्टनरशिप बाय विल, भी अपनी मर्जी से भी जो है पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स जो है पार्टनरशिप फर्म को क्लोज कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये है आपके बाय डिफरेंट मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब हम देखेंगे क्या क्या स्टेप्स होते हैं। जो पहला स्टेप है डिसोल्यूशन प्रोसेस में, उसमें आपने जितने भी आपके नॉन कैश एसेट्स हैं दैट आर नॉट एक्सेप्टेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन देयर प्रेजेंट फॉर्म, दे आर सोल्ड एंड दे आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश। तो आपने कैश में कन्वर्ट करना है, उनकी रियलाइज्ड वैल्यू देखनी है, जितने भी एसेट्स हैं कि उनकी जो रियलाइज्ड वैल्यू है वो कितनी आई है आपके पास, और इसमें हम जो है रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट जब आप ओपन करते हो तो जितने भी आपके एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, उनकी जो भी बुक वैल्यू दी होती है उसको लेकर हम डेबिट साइड डालते हैं। तो अभी हम इसमें रियलाइजेशन अकाउंट का क्या परफॉर्मा होता है वो देखेंगे। और उसके बाद जो है, अगर आपके जो एसेट्स हैं और अगर कोई सम कंट्रीब्यूट किया है पार्टनर्स ने टू मेक अप डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, दैट शैल बी आल्सो बी अप्लाइड इन पेइंग द डेब्ट ऑफ द फर्म और इन पेइंग टू ईच पार्टनर। और हर एक पार्टनर को जो भी आपके अकाउंट ऑफ कैपिटल है उसमें पे करना है। और अगर कुछ बच जाता है, दैट रेसिड्यूअल if any shall be divided among the partners in proportion in which they were entitled to share profit। तो ये तो इन केस ऑफ व्हाट हो रहे हैं। तो जो भी एसेट्स रियलाइज होंगे, जो भी आपके पास पैसा आया है एसेट्स रियलाइज करने के बाद, उससे सबसे पहले तो आप आउटसाइड लायबिलिटी पे करोगे, उसके बाद पार्टनर्स लोन को पे करोगे और उसके बाद आप सेटल डाउन करोगे अकाउंट्स ऑफ द कैपिटल, अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर। और अगर आपके लॉसेज हैं तो लॉसेज के बारे में मैंने अभी आपको पहले ही बताया है कि जितने भी लॉसेज हैं इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शैल बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल एंड लास्टली दे नेसेसरी बाय द पार्टनर्स इंडिविजुअली इन प्रोपोर्शन इन विच दे वर एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट। तो आज हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे और इसे अच्छी तरह से समझेंगे प्रैक्टिकली कि व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक मैंने आपको सवाल जो है वो डिस्प्ले करने जा रही हूँ, आप इस सवाल को देख लीजिए, समझ लीजिए। इस सवाल में आपको बैलेंस शीट दी हुई है सामने और जो फर्म की है वो उसको डिसॉल्व किया गया है 1 अप्रैल 2017 में। और उसके बाद आपको जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं उनकी आपको रियलाइजेबल वैल्यू दी हुई है, उसकी हेल्प से हमने रियलाइजेशन अकाउंट खोलेंगे और जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं उसको समझेंगे। सबसे पहले हम जर्नल एंट्री समझेंगे और जर्नल एंट्री करते करते ही हम रियलाइजेशन अकाउंट को भी कंप्लीट करेंगे ताकि आपको जर्नल एंट्री समझ में आ जाए। अब हम देखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है, जितने भी सन्ड्री एसेट्स होते हैं जो आपको बैलेंस शीट में दिए हैं सवाल में, वो सारे यहाँ आपने ट्रांसफर करने हैं डेबिट साइड। तो आपकी एंट्री आ जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, वॉट एवर एसेट्स आर गिवन इन द प्रॉब्लम, and then whatever liabilities are there, if we are paying to the liabilities, then realization account debit to bank to whatever liabilities we have paid. And here if you see all the liabilities we have to transfer on credit side, तो एंट्री आ जाएगी आपकी liabilities account debit to realization account। और उसके बाद जब आप ऐसे से रियलाइज करते हैं तो जितना भी आपके पास कैश आ जाता है, for that the entry will be bank account debit to realization। जितने भी आपने एसेट जो है वो रियलाइज किए हैं इन कैश, और जो भी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, जो भी आपका प्रॉफिट आ जाएगा, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स अकाउंट इन देयर रेशियो विच इज गिवन इन द पर्टिकुलर केस। उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट खोल देते हैं और देन आ जाता है आपका बैंक अकाउंट। तो ये सारे वर्किंग नोट्स हो जाते हैं और मेन आपकी बैलेंस जो है जनरल एंट्रीज हो जाती हैं। तो इस सवाल में अगर आप देखते हैं तो इस सवाल में आपको जो एसेट्स दिए हुए हैं वो देखिए, आपको एसेट सबसे पहले आपको नजर आएंगे लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी आपको दी हुई है। इसके बाद डेटर्स दिया हुआ है। कैश हम बैंक अकाउंट में लेंगे, कैश एट बैंक वी विल ओपन बैंक अकाउंट एंड देयर वी विल टेक ऑन डेबिट साइड बैंक अकाउंट में, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट में जितने भी एसेट्स दिए हुए हैं आपको प्रॉब्लम में सामने, वो आप ट्रांसफर कर दीजिए। तो आपकी जो सन्ड्री एसेट्स में सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग देखेंगे, वो आपको दी हुई है 4 लाख।
तो हम 4 लाख इसमें डालेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, 4 लाख। इसके बाद आप देखेंगे तो आपको दी हुई है मशीनरी 3 लाख, तो आप मशीनरी डालेंगे 3 लाख। उसके बाद आपको दिया होगा डेटर्स, डेटर्स आपको दिए हुए हैं 2,22,000, तो आप डेटर्स डाल दीजिए 2,22,000। तो आपकी चलिए आपके सामने रियलाइजेशन अकाउंट की एंट्री हो जाएगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स दैट इज बिल्डिंग मशीनरी एंड डेटर्स, पहले कवर हो गई। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू मशीनरी एंड टू डेटर्स। तो आगे हम देखेंगे, आगे आपका जो आप देखेंगे तो जो आपको जो लाइबिलिटीज हैं वो लाइबिलिटीज जो दी हुई है वो सन्ड्री लाइबिलिटीज आप लेकर जाएंगे क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड अगर आप सन्ड्री लाइबिलिटीज लेकर जाते हैं तो आपको दी हुई है क्रेडिटर्स 1,79,000 एंड आपको जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है वो आपको 21,000 दिया हुआ है। तो इसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्रेडिटर्स 1,79,000 विच इज गिवन इन योर प्रॉब्लम। उसके बाद आपको दिया हुआ है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 21,000, तो ये भी हम लिख लेंगे 21,000 प्रोविडेंट फंड। तो जो लाइबिलिटीज हैं वो आपकी इस तरफ चलेगी और जो एसेट्स हैं वो आपके इस तरफ चलेंगे। आगे हम देखेंगे प्रॉब्लम में लिखा है आपको द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन 1 अप्रैल 2017। The firm was dissolved on 1 April 2017 and the assets and liabilities were settled as below. Land and building से आपको रिलाइज हुए हैं 4,30,000। तो सबसे पहले जो आपको पैसा रिलाइज हो रहा है that realized amount we are going to take on credit side। तो बाय बैंक इसकी एंट्री होगी जब भी एसेट्स रिलाइज होंगे, जब भी एसेट्स रिलाइज होंगे we will put on credit side। तो आपके एसेट्स रिलाइज के लिए जनरल एंट्री जो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो आपकी जो लैंड एंड बिल्डिंग है आप प्रॉब्लम में देखिए कितना रिलाइज हुई है 4,30,000। आप ये इनर कॉलम में लिख दीजिए, बाद में जो टोटल आ जाएगा वी कैन राइट ऑन द आउटर कॉलम। तो एसेट्स रिलाइज हुए हैं वो देख लीजिए आपको कितने दिए हुए हैं। डेटर्स रिलाइज हुए हैं आपके 2,25,000। तो ये 2,25,000 डेटर्स विद इंटरेस्ट आपके रिलाइज हुए हैं 2,25,000, ये आप लिख देंगे। और उसके तो यहाँ पर लिखा है एंड ₹1,000 वी आर रिकवर्ड फॉर बैड डेट्स। तो जो बैड डेट्स रिकवर्ड हुआ है 1,000, ये भी पैसा आपके पास आया है, ये भी हम इस तरफ लिख देंगे। और इसका जितना भी टोटल आ जाएगा इस टोटल को करके आप आउटर कॉलम में डाल सकते हैं। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट विच वॉज सोल्ड फॉर ₹25,000। तो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था आपका, इधर लिखेंगे अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, ये आपका सोल्ड हुआ है 25,000 से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25,000, इसका भी पैसा आपको मिला है। और आगे जो है विचल पार्टनर है जो दूसरा, उसने टुक ओवर मशीनरी की है 2,80,000 में। तो उससे भी आपको मशीनरी से भी जो आपको पैसा मिला है 2,80,000, वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे। सारा जब हम इसको टोटल कर लेंगे और अगर बाहर लिखेंगे तो ये सारा टोटल आपका आ जाएगा 9,61,000। तो ये टोटल हम बाहर लिखेंगे। क्रेडिट साइड आपकी कंप्लीट है और क्रेडिट साइड का टोटल हम अब कर सकते हैं। आपका ये टोटल जो है 11,81,000 इसका टोटल आ जाता है। सॉरी, आप इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 11,61,000। तो 11,61,000 आपका टोटल आ गया क्रेडिट साइड में। अब हम देखेंगे और क्या रह गया है। 50% ऑफ द क्रेडिटर्स वर पेड ₹4,000 लेस इन फुल सेटलमेंट। आपके क्रेडिटर्स कितने थे पहले ये देख लीजिए। टोटल क्रेडिटर्स थे 1,79,000। तो 1,79,000 में से आपके 4,000 कम हुए हैं, चाहे आप 50-50 करिए, जैसे भी करिए। वो दिए हैं क्रेडिटर्स योर लाइबिलिटी एंड योर लाइबिलिटी यू हैव पेड विद ₹1,75,000 कि आपने 4,000 कम दिए हैं। तो कितना आ गया आपका क्रेडिटर 1,75,000 यू हैव पेड योर लाइबिलिटी। और देख लीजिए आपने अगर कोई लाइबिलिटी पे की है तो वो है आपकी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आपका था 21,000, तो इसको भी हम यही लिखेंगे 21,000 जो है आपका, आपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी दे दिया। तो ये आपके दोनों कॉलम आ गए हैं और दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो आपका आ जाता है ये 1,90,000।
76,000। जनरल एंट्री साथ साथ में बनाते जाइए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक व्हेनेवर यू आर पेइंग योर लायबिलिटीज, यू हैव पेड योर लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स आपने 4,000 कम दिए हैं 1,79,000 में से, तो हम लिखेंगे 1,75,000। और आपके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पूरे आपने दिए 21,000, दैट वी हैव टू राइट ओवर हियर। अब बारी है आपकी प्रॉफिट निकालने की, क्योंकि आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है 11,000 61,000 है, उसमें से आपका जो पूरा अमाउंट माइनस होगा, जो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा, दैट फिगर विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखें तो आपको दिया हुआ है 3:5, दैट इज 3/8 अचल का दिया है और 5/8 आपको विचल का दिया है। तो और अगर आप बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं क्रेडिट साइड में से टोटल आप डेबिट साइड माइनस कर दीजिए, तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो है 43,000। तो 43,000 इज द बैलेंसिंग फिगर व्हेन यू आर गोइंग टू गेट this 11,61,000 and you are going to deduct all these amounts, you will get balancing figure 43,000। इसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में डिवीजन करेंगे, तो आपके जो दोनों के अमाउंट है वो एक का आ जाएगा 16,125 अचल का, और विचल जो है दूसरा पार्टनर उसका अमाउंट आ जाएगा आपका 26,875, इसका आपका आ जाएगा 26,875। यू हैव टू डिवाइड हाउ इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आप इसका भी टोटल कर दीजिए, 11,61,000 आपका आ गया। तो ये तो था रियलाइजेशन आपकी जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। अब हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अचल और विचल दोनों हैं, तो आपने क्या करना है, अचल में आप डालिए कितना बैलेंस है आपके पास, देख लीजिए बैलेंस शीट में आपको सामने डिस्प्ले की है, इसमें आपको नजर आएगा 3 लाख और 5 लाख। 3 लाख अचल का था और 5 लाख आपका विचल का, तो ये आप लिख दीजिए। और उसके बाद जो आपको मिला था वो मिला था आपको रियलाइजेशन अकाउंट से प्रॉफिट, तो वो भी यहाँ लिख दीजिए। कितना प्रॉफिट मिला है 16,125 आपको अचल का मिला है, और विचल का कितना मिला है 26,875। तो ये इन सब दोनों का टोटल कर दीजिए, और बस ये जो है जितना भी आपका आंसर आया है इन सबको टोटल करने का, उसको आपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, ऐड कर दीजिए 3 लाख प्लस 316,125, ये इधर का आ गया, और उधर का आ जाएगा 526,875, ये अचल का है और ये विचल का है। तो ये आपके कैपिटल अकाउंट है। जनरल एंट्री में बस आपने वो जो फिगर है वो यहाँ पर प्लॉट कर देने हैं, जहाँ से जैसे यहाँ पर दिया हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट टू लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी डेटर्स, तो आप पहले टोटल कर दीजिए। यहाँ का टोटल आ जाएगा आपका 9,22,000, और इसको आप लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी और डेटर्स को दे दीजिए। आप कितना है 4 लाख है एक का, और आगे है 3 लाख, और आगे है 2,22,000। तो ये आपका एंट्री कंप्लीट होगी। अब ऐसे अगर आप चलिए क्रेडिटर्स और ईपीएफ कितना था आपका 1,79,000 था एक, और एक था 21,000, और इसको आप टोटल कर दीजिए तो आ जाएगा रियलाइजेशन में 1,0729 प्लस 10 2 लाख आ जाएगा। और फिर अगर आप आगे जाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो जितना भी रियलाइज हुआ है आप देख लीजिए आपके कितने एसेट्स रियलाइज हुए हैं, वो हुए थे 96,1,000 आपके एसेट्स जो है वो रियलाइज हुए थे। दिस इज जस्ट रिवीजन ऑफ दैट रियलाइजेशन टू मेक द एंट्रीज। फिर आपने पैसे दिए हैं, पैसे किसको दिए थे आपने, जितनी भी लायबिलिटीज थी, तो वो पैसे आपने कितने दिए थे 1,96,000। तो ये पैसे आपने अपने लायबिलिटीज को सेट ऑफ करने के लिए दिए थे। फिर जो आपका आ जाएगा प्रॉफिट, वो आपने बांट दिया था। प्रॉफिट एक का आया था 16,125 और दूसरे का आया था 26,875, और इसको अगर टोटल करेंगे तो आपका था 43,000, और ये दोनों को हम किसको ट्रांसफर कर देंगे बैंक अकाउंट को। अब हम यहीं पर बैंक अकाउंट खोलकर भी आपका देख लेते हैं कि बैंक आपका बैंक अकाउंट में आप सबसे पहले जितना आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है आप देख लीजिए। बैलेंस शीट में आपको दिया हुआ है पुरानी में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको दिया हुआ है 78,000,
और जो जो आपने पे किया है या रियलाइज हुआ है उसका भी असर हम दे देंगे। तो आपको सन्ड्री एसेट्स से कितना रियलाइज होकर पैसा मिला था 961,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 9,61,000 यहाँ पर आ जाएगा टू रियलाइजेशन। और अपने आपने जब बैंक पैसा दिया था तो रियलाइजेशन टू बैंक कितना किया था, बाय रियलाइजेशन कितना किया था आप लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन आपका था 1,96,000। और जो हमने कैपिटल अकाउंट लास्ट में ट्रांसफर किया था टू बैंक को वो हम यहाँ लिख देंगे टू बाय कैपिटल अकाउंट हाउ मच वी हैव ट्रांसफर, वी हैव ट्रांसफर 316,125 आपका था 5, ये अचल का था और ये विचल का था। अचल का 316,125 था और विचल का आपका था 526,8,7, लास्ट में आपका था 5। तो अब हम इसका टोटल कर लेंगे और आपका टोटल अब आ जाएगा 1,009, 7 + 6 3 and 10, इसका भी टोटल इतना ही आ जाएगा। मेरे हिसाब से मैंने सारी कर दी है कंप्लीट। 1,96,000 भी आ गया, कैपिटल अकाउंट भी ट्रांसफर कर दिया और इस तरीके से। तो आप इसका टोटल कर लीजिए, एग्जैक्टली यही आपका बैंक अकाउंट है। तो अभी आपने इस पूरी सॉल्यूशन से समझा होगा कि किस तरीके से हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट खोलते हैं और किस तरीके से हम कैपिटल अकाउंट खोलते हैं और किस प्रकार से हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। होप आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। अगर आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म को समझना, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट दीजिए, अपने सजेशन ज़रूर दीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा असाइनमेंट लिंक है, आप ज़रूर से क्लिक करके देखिए, करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जो अगली वीडियो होगी उसमें हम जितने भी वर्किंग नोट्स हैं जो भी रह गए हैं और इसके अलावा गार्नेट वर्सेस मुर्रे रूल भी रह गया है उसको समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।